Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की पोम 2 ओड ऑन सॉलिट्यूड के ग्रामर सेक्शन की. प्रीवियस सेशंस में हम ऑलरेडी इस पोम के जो है एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स एंड कॉम्पोजिशन देख चुके हैं. इस पूरे वीडियो में आपकी जो बुक है पैनोरामा पार्ट 2, उसमें इस चैप्टर का जो ग्रामर सेक्शन है यानी व्याकरण है हम उसे कवर करेंगे. तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है 7 से लेकर 12 क्लास तक बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. एंड बिफोर वी मूव ऑन तो आपको बता दूं हमारे चैनल पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स भी, यानी जितना क्वालिटी और एक नंबर कंटेंट आपको दिखता है उसको सिर्फ आप ही सब लोगों के लिए हमने डाल दिया है इन बुक्स में, जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं. तो सिंपल प्रोसेस है अवेल करने का. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाओगे, एक छोटू सा ना फॉर्म ओपन हो जाएगा. उस फॉर्म में कुछ डिटेल्स मांगेंगे, आप फिल करके सबमिट कीजिए, देन हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी. तो ये तो हो गई हमारी बुक्स की बात. अब आ जाते हैं वापस ग्रामर सेक्शन पे. ग्रामर सेक्शन एक हम अलग से तो कवर करते ही हैं, चलो ठीक है भाई, लेकिन बुक की ग्रामर उतनी ही इट इज़ एट मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर रेफरेंसेस फ्रॉम द पोम और फ्रॉम द लेसन दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिगिनिंग विद डिक्शनरी यूज. वर्ड स्टडी में डिक्शनरी यूज सबसे पहला है. करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो आप अपनी बुक ओपन रखेंगे और स्पेलिंग, मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी लिटरेचर का सब्जेक्ट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन इंग्लिश, एक्सेल इन स्पेलिंग्स. स्पेलिंग्स में कैसे आगे बढ़ सकते हो, काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कमेंट पे, तो मैं आपको बता दूं बेटा, स्पेलिंग में मैं ये नहीं कहूँगी कि दिन में जो है तुम 20, 30, 50 स्पेलिंग याद करो. ऐसा नहीं हो पाता है. क्या करो, जो आपके करिकुलम में जो लेसन है, पोम है, उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे 6 तो यहीं दे दिए, 6 स्पेलिंग्स याद हो गई आज, तो 6 करके चलो कोई दिक्कत नहीं है. 4-5 करते ही जो आपके लेसन में है बेसिक स्पेलिंग से शुरुआत करो एंड देन मूव ऑन टू मोर कॉम्प्लिकेटेड वंस. सो यहाँ मैं आपको थाली में परोस के दे दूंगी स्पेलिंग, तो कैसे याद होगी? क्या करना है आपको 2 मिनट लगेंगे यार. वीडियो पॉज कर लेना है, जल्दी से अपनी बुक में आंसर लिखना विद पेंसिल. मैं लिखूंगी तो आपको चेक करना है कि आपने गलती कहाँ करी है, तो फिर उस गलती को सुधारना. हमेशा पूरी कोई भी मैं सोल्यूशन देती हूँ, फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ एंड देन लुक एट माय सोल्यूशन सो दैट यू नो वेयर यू आर स्टैंडिंग. ठीक है, बराबर. चलो भाई शुरू करते हैं. करेक्ट द स्पेलिंग. पहली क्या कहना चाह रही है स्पेलिंग? मैं देख पा रही हूँ बेचारा पैटर्नल कहना चाह रहा है, यानी पैतृक यानी पिता से मिली हुई कोई भी चीज़, दैट इज नोन एज पैटर्नल. तो पैटर्नल में इसने जो है एक टी एक्स्ट्रा लगा दिया. पैटर्नल में एक टी एक्स्ट्रा लगा दिया. यहाँ सिर्फ 1 टी आता है, सिंगल टी. तो मैं इसको कैपिटल में लिख देती हूँ ना, थोड़ा दिखाई दे. PATERNAL. दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पैटर्नल, नॉट डबल टी. कूल. ओके. नंबर 2, ब्रीद. अब ये लिखना चाह रहे हैं ब्रीथ, और जिसको स्पेलिंग नहीं आती है वो कहेगा मैम सही तो लग रहा है ना मुन्ना, सही नहीं है. वॉवल्स भाई गलत हैं इसमें. देखो ब्रीद की स्पेलिंग यहाँ क्या होगी? BREATHE. ये ब्रीद है, सांस लेना. ब्रेथ अलग होती है, ब्रेथ डिफरेंट है. ब्रेथ सांस को कहते हैं, 1 ब्रेथ, लास्ट ब्रेथ. ये ब्रीद है, ब्रीद इन ब्रीद आउट वाला. ओके, सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग. क्या है? BREATHE. नेक्स्ट इज अटायर. अब अटायर में इन्हें जैसे कि भूख लगी थी तो ये एक टी खा गए हैं. दिस इज ATTIRE. अटायर. दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज इन योर पोम. जो ओड ऑन सॉलिट्यूड है, इसमें वर्ड्स यूज किए गए थे. अटायर का मतलब होता है ड्रेस, यानी जो मैंने अभी पहना है ड्रेस, दैट इज माई अटायर. तो अटायर मतलब होता है ड्रेस या कपड़े. तो आप जो है अपनी वोकैबुलरी भी इंप्रूव कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आंसर लिखो तो क्लोथ्स की जगह आप अटायर वर्ड को भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं. सो व्हाट इज द स्पेलिंग? ATTIRE. क्लियर. चलो नेक्स्ट वर्ड इज अनकंसर्नली. अनकंसर्नली में सब परफेक्ट है बेटा, बस एक वोवल की गलती है. यहाँ ए नहीं आएगा, इसकी जगह ई आएगा. तो UNCONCEN यहाँ तक करेक्ट है. ए की जगह व्हाट विल कम? ई विल कम. अनकंसर्न्ड ली. ठीक है, करेक्ट है. पूरी स्पेलिंग सेम लिखोगे, सिर्फ ए की जगह क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा. दिस इज द डिफरेंस. ऑल गुड. चलो अब आ जाओ इनोसेंस पे. इनोसेंस में भी बेटा इनको भूख लगी थी, ये एक एन को खा गए. इनोसेंस विल बी INN
OCENCE, इनोसेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो वर्ड है हमारा अनलैमेंटेड। अनलैमेंटेड में अगेन वॉवल गलत है, यहाँ पे आएगा UNLE नहीं है, LA है लैमेंटेड की स्पेलिंग। सो बस एक वॉवल की गलती है, रेस्ट ऑल दी स्पेलिंग इज करेक्ट, सो यू कैन नोट इट डाउन। एंड जिसने भी यही स्पेलिंग्स लिखी है वेल एंड गुड, किसी को कोई गलत हुई हो तो देख लेना भाई, है ना। दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग। अनलैमेंटेड आपकी पोम में ही वर्ड यूज किया गया था, इसका मतलब होता है अनमोर्न। अब मोर्न का मतलब क्या होता है, शोक मनाना। तो पोएट क्या चाहते थे, अनमोर्न यानी मेरी मृत्यु पे कोई भी शोक नहीं मनाए, दैट इज अनलैमेंटेड। सो अगेन न्यू वर्ड्स, ऑल क्लियर, कर दूं क्लियर बिल्कुल। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड स्टडी में है एक्टिविटी, फाइंड आउट फ्रॉम द पोम द वर्ड्स meaning of which have been given on the left hand side, the last part of each word is given on the right hand side. So when you look in your book you will find ऐसे कुछ words दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मीनिंग यानी मतलब दिए गए हैं, और आपको अपनी पोम में ढूंढना है कि ऐसा कौन सा वर्ड दिया है जिसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है। और आप पे पूरा काम नहीं छोड़ा है, आपकी मदद इन्होंने ऐसी करी है कि राइट हैंड साइड यानी ये जो डैश दिख रहा है और इसके लास्ट में कुछ अक्षर इन्होंने एज अ हिंट दे दिए हैं कि वो वर्ड जो है जो आपकी पोम में दिया है वो इन वर्ड से एंड करता है। तो और क्या ही चाहिए भाई, इतनी मदद कर दी है तो जल्दी से 2 मिनट लेना और अपनी पोम में से इन वर्ड्स को ढूंढ के लिख देना, तब तक मैं यहाँ पे सोल्यूशन बता देती हूँ, ठीक है। चलो नंबर 1, अ मेजरमेंट यूनिट। तो पोम में ऐसी कौन सी चीज़ है जैसे एक मेजरमेंट, जैसे ग्राम है मेजरमेंट का, किलोग्राम है ना, नापने की कोई भी यूनिट हो गई, किलोमीटर है। वैसे ही चैप्टर में दिया था पैटर्नल एकर्स ऑफ लैंड, तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा ACRE, एकर। आपको पूरा ACR ही नहीं लिखना है बेटा, क्यों, क्योंकि RE ऑलरेडी दिया है, आपको सिर्फ पूरी क्या लिखनी है स्पेलिंग, AC लिख देना है, RA इज गिवन। एकड़, कितने एकड़ की जमीन कहते हैं ना, तो ये है मेजरमेंट यूनिट। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दूसरा है ड्रेसिंग या क्लोथ्स। तो अभी इसकी हमने पीछे स्पेलिंग देखी थी जिसको मैंने बताया था कि क्लोथ्स को हम और क्या कहते हैं, हम कहते हैं अटायर। तो ATTIRE इज ऑलरेडी गिवन, सो वी विल नॉट राइट इट अगेन, ठीक। चलो नंबर 3 आओ, होली और लकी। अब ये वो वाली होली नहीं है, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली वाली होली नहीं है, ये होली HOLY होली, या फिर जिसे हम कहते हैं समथिंग दैट इज ब्लेस्ड, है ना। कोई होली है या फिर रिलीजियस से हम कह सकते हैं रिलीजियसली भाग्यशाली है, जो काफ़ी लकी। तो यहाँ पे बेटा जब अपन ने लेसन में देखा था जो हमारी पोम है उसमें क्या वर्ड था, ब्लेस्ड, तो आपको क्या लिखना है BLESS और ED ऑलरेडी गिवन है, ऑल गुड। चलो नंबर 4 आओ, इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, वो चीज़ जो आपको अपने पिता से विरासत में मिली है। तो इसकी भी हमने पीछे स्पेलिंग देखी थी, इसे क्या कहते हैं, पैटर्नल, PATERNAL, पैटर्नल। और माता की साइड से जो विरासत में होगी दैट इज मैटर्नल, है ना। बोलते हैं ना पैटर्नल साइड यानी चाचा चाची बुआ वगैरह, पैटर्नल साइड हो गई फैमिली की, मैटर्नल साइड मासी वगैरह, ओके। चलो लास्ट वर्ड आओ 5th, इनडिफरेंटली। इनडिफरेंटली अभी भी इस वर्ड की हमने एक स्पेलिंग देखी थी, अनकंसर्नली जिसे हमने कहा था। तो आपको क्या करना है, अनकंसर्न्ड लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, अनकंसर्न्ड करके लिखना है, और वो वर्ड आ जाएगा क्या, LY लगा देना आगे। तो इनडिफरेंटली यानी अनकंसर्नली, ऑल क्लियर। चलो लेट्स मूव ऑन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बॉक्स में ऑलरेडी 5 वर्ड्स दे दिए गए हैं, अनफिलअप दिए हैं, तो इन वर्ड्स को आपको सही पुट करके, यानी आपको करना क्या है, सेंटेंस पढ़ के सेंटेंस का मीनिंग समझना है, और फिर ये देखना है इन 5 वर्ड्स में से कौन सा बिल्कुल फिट बैठता है, ओके। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नंबर 1, आई डिडंट गेट अ डैश स्लीप लास्ट नाइट, यानी कल रात जो है, बीती हुई जो रात है कल वाली, उस रात में मुझे डैश स्लीप नहीं आई। तो स्लीप के लिए, नींद के लिए हम हमेशा क्या कहते हैं, साउंड स्लीप। यहाँ साउंड का मतलब आवाज नहीं है बेटा, यहाँ पे साउंड का मतलब इट्स नॉट आवाज, इट मीन्स एक चैन वाली, बोलते हैं ना मीठी नींद, दैट इज साउंड स्लीप। सो करेक्ट वर्ड आएगा साउंड, इसको मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, ओके। नंबर 2, शी फाउंड पीस थ्रू योगा एंड डैश, उसे जो है पीस यानी शांति जो मिली है, किससे मिली है, योगा से मिली है, एंड यहाँ करेक्ट वर्ड मुझे दिख रहा है मेडिटेशन, मेडिटेशन करके यानी ध्यान करके। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी, MEDITATION,
TION, मेडिटेशन। क्लियर है? नंबर 3, मिस्टर झा ले बैक एंड एंजॉयड द डैश ऑफ द समर इवनिंग। तो भाई हमारे कोई मिस्टर झा है, झा अंकल हैं भाई, वो बैठे हैं बढ़िया और उन्होंने क्या एंजॉय किया है? समर इवनिंग, यानी कोई भी जो है शाम का, है ना, शाम का क्या एंजॉय किया है? पीस, यानी शांति एंजॉय करी है उन्होंने समर इवनिंग की। सो दिस विल गो ऑन विद PEACE। ऑल गुड? चलो नंबर 4, मिसेस सिन्हा। अब मिसेस सिन्हा आई हैं। मिसेस सिन्हा इज डैश विथ व्हाट ही हैज। तो मिसेस सिन्हा जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं जो उनके पास है। तो संतुष्ट वर्ड क्या होता है यहाँ पे? कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या है बेटा मेरे? संतुष्ट with what she has। Last one, number 5, Mr. Mong is a dash speaker of English। Mr. Mong जो हैं एक डैश स्पीकर इंग्लिश के। यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? नेटिव। नेटिव यानी क्या? जैसे अपन काय के नेटिव हैं? हिंदी लैंग्वेज के। तो नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश यानी उनके जो देश की भाषा है वो इंग्लिश ही है। ऑल गुड? क्लियर? बिल्कुल सभी ने यही मार्क किया है। चलो आगे आ जाते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द ग्रामर पार्ट। एक्चुअल जो हमारी व्याकरण आती है इसमें हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है। तो आज देखते हैं हमने क्या सीखा है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। आपको कुछ उदाहरण दिए हैं तो इन्हें पढ़ते हैं पहले। नंबर A, ही लिव्स इन हिज ओन हाउस। B, कैन यू फिनिश द वर्क बाय द एंड ऑफ द डे। तो दोनों लाइन मुझे लगता है यू गाइज आर इन क्लास 10, तो मतलब समझ गए होंगे कि वो अपने खुद के घर में रहता है। क्या आप जो काम है एंड ऑफ द डे यानी आज दिन खत्म होने तक कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेटा तुमने 2 वर्ड देखे होंगे। एक वर्ड हमें दिख रहा है इन और दूसरा वर्ड हमें दिख रहा है बाय। अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो कोशिश करो पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रखना है ना। इन है और बाय है, ये बहुत ही बेसिक्स हैं ग्रामर के। ये जो वर्ड्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं? एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता दिखा रहे हैं। कैसा रिश्ता? कोई जगह बता रहे हैं। जैसे ही लिव्स इन हिज ओन हाउस, ये एक रिश्ता बता रहे हैं कि वो अपने खुद के घर में रहता है। तो इन्हीं वर्ड्स को क्या कहा जाता है? प्रेपोजिशन। सो व्हाई आई सेड कि आपका ग्रामर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर लेसन हर पोम में एक इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक है। तो यहाँ हमारा टॉपिक कौन है? प्रेपोजिशंस। यूज प्रेपोजिशन नॉर्मली प्रीसीड नाउन एंड प्रोनाउंस। अब प्रेपोजिशन के लिए यहाँ तो दिया है, मैं कैसे समझाती हूँ प्रेपोजिशन के लिए? मेरा तरीका देखो। मैं ये कहती हूँ कि प्रेपोजिशन वर्ड, अब क्या होता है ना, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। कभी आता है कंजंक्शन, है ना, याद है? कंजंक्शन वर्ड भी सुना है, इंटरजेक्शन भी सुना है। तो बच्चे जो है ना कंफ्यूज, अरे बच्चे क्या, बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसी टेक्निक्स निकाली हैं टू लर्न दिस थिंग्स। तो इसको बिल्कुल निंजा टेक्निक है, इनको है ना अच्छे से अपने को ध्यान रखना है। देखो अब प्रेपोजिशन ये एक पार्ट है हमारी ग्रामर का। इस वर्ड में आप एक चीज देखो, एक ऐसा वर्ड आ रहा है जिसे हम कहते हैं पोजीशन, है ना। प्रेपोजिशन में वर्ड पोजीशन आ रहा है ना, तो सिंपली मैं ये कहती हूं कि प्रेपोजिशन का मानो इट इज समथिंग व्हिच टेल्स अस द पोजीशन, टेल्स अस द पोजीशन, ओके, ऑफ समथिंग। सिंपली मैंने क्या कहा, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की पोजीशन बताना। अब यहाँ पे आपको पता है एग्जांपल्स क्या क्या देखने को मिलेंगे प्रेपोजिशन से रिलेटेड। तुमको बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, इन, ओवर, और क्या क्या वर्ड्स हैं, इतनी सारी ट्री बना दूंगी मैं। अंडर, बाय, अबव, व्हाट आर दीज ऑल, बहुत सारे और एग्जांपल है, कुछ ही मैंने लिए हैं। दीज आर ऑल प्रेपोजिशन, यानी ये क्या करते हैं, ये जो है आपको पोजीशन बताते हैं। जैसे द बर्ड इज अबव द कार, ऐसे कुछ भी कहते हो, ऐसे सिंपल सा नाम है, ठीक है। द बुक इज अंडर द टेबल। सो इस टाइप की चीजों को हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन इन सिंपल लैंग्वेज। आप अभी और एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ आता जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, आगे आओ चलो। ये देखो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम एंड डेट हैं, ट्रैवल एंड मोमेंट के हैं, एंड पोजिशन के हैं। तो टाइम ऑन डेट पे अपन कैसे बता सकते हैं, टाइम एंड डेट पे देखो, जैसे एट, ऑन, बाय, बिफोर, लाइक यू आर बिफोर टाइम, क्लास चालू होने से पहले यू गाइस केम बिफोर टाइम, इन, फ्रॉम, सिंस,
सिंस 1950 है ना, मैं तो 1950 से तो नहीं हूँ, खैर ऐसे कोई एग्जांपल ले लो है ना, सिंस 1970 है ना, वी हैव बीन डूइंग योगा, ऐसा कुछ भी, मतलब सिंस यानी इतने टाइम से, टाइम डेट का प्रपोजिशन ये रहा। ट्रैवल एंड मूवमेंट का क्या है, फ्रॉम, लाइक आई एम गोइंग फ्रॉम भोपाल टू पटना है ना, टू, एट, इन, बाय, ऑन, इनटू, these are all travel and movement. Then we come to position. Position यानी लोकेशन बताना, above, below, over, under, beside, between है ना, the book is between the bags, in front of, but, except. तो ये आपके ऑलरेडी आई थिंक बुक में दिए गए हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी कि इनको बैठ के रटो, आप कोशिश करो और एग्जाम्पल्स देखो, सो यू विल कम अक्रॉस ऑल ऑफ दीज वर्ड्स। कोशिश करो कि आप जो है इस हर प्रेपोजिशन से एक सेंटेंस बना पाओ। फ्री टाइम में बैठे हो जब भी है ना, तो उठा लो, कोई भी 2-3 उठा लो, उससे सेंटेंस बना लो है ना, तो ऐसे जो है आपका और भी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी। चलो, फाइंड आउट 5 prepositions from the poem and frame sentences of your own. So this is your activity. आपको क्या करना है, आपकी poem में से कोई भी 5 preposition ढूंढ निकालने हैं और उनको लेके अपने खुद के सेंटेंस फॉर्म करने हैं। अब कुछ बच्चे सोचते हैं मैम सेंटेंस फॉर्मेशन क्यों दिया जाता है, किसी भी चीज़ कोई भी लैंग्वेज में आपको बेटा एक्सेल करना है तो आपको वाक्य बनाने आने चाहिए। क्यों वाक्य बना पाओगे, इफ यू कैन मेक सेंटेंस देन यू कैन स्पीक। यार आज तुम्हें अगर मुझसे बात करनी है, इफ आई कॉल यू है ना, इफ आई कॉल यू एंड इफ आई वांट टू टॉक टू इन इंग्लिश, सो हाउ विल यू टॉक, यू मस्ट नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस, इजंट इट। तो तभी एक्टिविटी दी होती है जिसे मैं खुद मानती हूँ कि बेटा तुम खुद से करो है ना। मैं तुमको आंसर तो ज़रूर दूंगी बिकॉज दैट्स माई ड्यूटी, यार मैं आई हूँ, मेरे को तुमको पढ़ाना है ना, लेकिन वॉट यू नीड टू डू, यू डू इट ऑन योर ओन फर्स्ट एंड देन जो गलतियाँ निकलती हैं उसको चेक करो यहाँ पे, ठीक है। चलो, और ऐसा कभी लगे ना कि मुझे नहीं समझ आ रहा है सेंटेंस मैंने सही लिखा है या गलत, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं हूं ना, मैं वहां पे आंसर करूंगी। चलो, प्रेपोजिशंस क्या क्या ले लिए मैंने, टू ले लिया, इन ले लिया, विथ, ऑफ, बाय, ठीक है, ये मैंने ले लिए जो अपनी पोम में थे, ओड ऑन सॉलिट्यूड में। तो टू से क्या सेंटेंस बनाया, ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया। इन से क्या बनाया, आई लिव इन पटना, नहीं मैं नहीं रहती है ना, फिर पूछने लगा मैम कहाँ रहते हो, पटना में, पटना में नहीं रहती भाई, आई लिव इन पटना। विथ, आई अग्री विद हिम टू दिस मैटर, मैं उसके साथ सहमत हूं इस मुद्दे पे। ऑफ, द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज लो, इस बुक की कीमत कम है। बाय, ही केम टू मी बाय कार, वो मेरे पास कैसे आया, कार के थ्रू आया, ठीक है। तो ये 5 प्रपोजिशन है, इसके 5 सेंटेंस है, आप अपने हिसाब से भी सेंटेंस बिल्कुल बना सकते हो है ना, क्रिएटिव करो थोड़ा भाई सेंटेंसेस को अपने, आगे आए। चलो, insert suitable prepositions in the following sentences, again an activity for you, बिल्कुल आपको प्रो बना देंगे, ग्रामर में है, आपको कुछ और 5 सेंटेंस दिए हैं। अब आपको जो है इनमें suitable सेंटेंस, यानी सेंटेंस पढ़ो, समझने की कोशिश करो और उसमें कौन सा preposition लगेगा वो लगाओ, ठीक। नंबर 1 से शुरू करते हैं, he was knocked down by bus, वो जो है बस के द्वारा नॉक डाउन कर दिया गया। she saved him dash drowning, उसने उसे डूबने से बचाया। ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना, ड्राउनिंग मतलब होता है डूबना। अच्छा, पहले वाले का भी मतलब बता देती हूँ है ना, कंफ्यूज मत हो, मुझे लगता है वैसे तो विश्वास है नॉकडाउन का मतलब समझो, नॉकडाउन यानी गिरा देना किसी को है ना, गिरा देना, तो बस से वो गिर गया था, यानी वाज नॉक डाउन बाय बस, यानी बस ने उसको उड़ा दिया ऐसा समझो है ना। शी सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राउनिंग, उसने उसे डूबने से बचाया। वॉट इज इट मेड ऑफ, यानी ये चीज किससे बनी है। मान लो आपने मुझे आके कोई कुकीज खिलाई हैं, टीचर्स डे है, बढ़िया पलक मैम को आके कुकीज खिला रहे हो, मुझे बहुत टेस्टी लगी, मुझे रेसिपी जाननी थी, तो मैंने उनसे आपसे पूछा व्हाट इज दिस मेड ऑफ, यू कैन यूज दिस सेंटेंस कि ये चीज किससे बनी है। चलो 4th पे आओ, yesterday I had an argument with Mr. सिन्हा, कल जो है मिस्टर सिन्हा से मेरा एक आर्ग्यूमेंट हो गया, के साथ यानी विथ। 5th, it took us an hour to complete this assignment, हमें 1 घंटा लग गया इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में। सो क्वाइट सिंपल प्रेपोजिशन, सिंपल होता है लेकिन कभी कभार बेसिक्स में गलती कर देते हो तो ध्यान रखो है ना, और लगता है तो ऐसे कुछ और क्वेश्चंस को अपन प्रैक्टिस करेंगे। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ग्रामर सेक्शन, दैट इज ट्रांसलेशन, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, और सबसे बढ़िया बात है कि ये ट्रांसलेशन आपकी पोएम में से ही दिया गया है ना। ट्रांसलेट द पोएम इनटू योर मदर टंग, और दैट इज हिंदी। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर a few paternal acres bound, content to breathe his native air
in his own crown. As we have already discussed the poem, so I am very much sure that you know what it means. So यहाँ है बेटा इसका translation. वह व्यक्ति सुखी है जिसकी इच्छा तथा चिंता एक एकड़ पैतृक भूमि तक सीमित, अपने गृह प्रदेश की हवा में सांस लेने से संतुष्ट, अपनी निजी भूमि में. So this is the exact translation of these 4 lines. You can quickly take a screenshot of this. I hope it is very clear. Alright, so with this we end the grammar section of poem 2, that is Ode on Solitude. और अगर वीडियो पसंद आया हो, मज़ा आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना. मैग्नेट ब्रेन्स भाई एक ऐसा चैनल है जो आपको देता आता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन. यानी इस साइड पे बेटा आप देख सकते हो, ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही हैं, बिल्कुल फ्री, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड क्वालिटी एजुकेशन एज वेल. ऑल दो मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, तो आप अगर चाहते हो कि आपको अपडेटेड रहना है सभी सोशल मीडिया पे, तो हमें जाके ज़रूर फॉलो करना. सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशन. टिल देन, गुड बाय.